बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु की बलिहारी। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मत्स्य करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बड़े सुंदर अलंकार से साहब गुरुत्व के अस्तित्व को स्थापित कर रहे हैं। सत्य नाम सत्पुरुष निजनामा। अब यहां क्या करें? सत्य नाम सत्पुरुष निजनामा। जब मैं ये बात कहता हूं साठ शब्द सत्पुरुष है तो ठेलुआ मचलते हैं बहुत। और साहब ने हर जगह ये कहा, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग्रहों में दास कबीरा। गुरु कृपा कर सोपत पावे, जीवन मुक्त अटल घर आवे। जीवन मुक्त, पहले तो आप देख रहे हैं वर्तमान में जीवन जीना बड़ा दूभर हो गया है। भाई भाई से ठगी कर रहा है, विडंबना है। मैं आपको क्या बताऊं, एक संभ्रांत परिवार, बड़े बच्चे, इस युग में पत्नी 15 साल पति के साथ रह करके दूसरे के साथ चली जाती है। क्या विडंबना है। धीरे धीरे हमारा कल्चर खत्म होता जा रहा है। आप देख रहे हैं अपने आसपास में, ध्यान देना। मैंने बहुत पहले कहा था बहुत बेईमानी होगी, आप देख रहे हैं कितनी बेईमानी है। ये महाकली का प्रकोप है। साहब ने कहा, निरंजन ने साहब से एक प्रार्थना की थी कि तीनों युग में जीव थोड़े जाएं। वजह क्या थी? सतयुग में सत्य था, जो कहो इंसान मान जाता था, आदमी झूठ बोलता ही नहीं था। इसलिए निरंजन ने बड़ी चालाकी की। त्रेता में भी मनुष्य ईमानदार था। सतयुग में 100% सत्य था। त्रेता में 75%, द्वापर में 50% सच और झूठ हो गया। कली में 25% सच बचा। लेकिन कली प्रथम चरण आगे बढ़ते बढ़ते इसमें सत्य लुप्त होता जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अभी भी मैं बंदगी से आ रहा हूं। दिन में यहां पर मैं 6 बार बंदगी कराता हूं। कम से कम 500 से लेकर 1000 लोग यहां आते हैं नित्य। मैं बाहर जाता हूं तब भी वो बेचारे शाम तक मेरी प्रतीक्षा करते हैं। सब समस्याएं लेकर आते हैं। 2-4% लोग हैं किसी गुरुदर्शन के प्रयोजन से आते हैं। जब मैं उनके द्वारा उनके साथ हुई छल कपट बेईमानी को देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं। मैंने एक बात कई बार बोली है, सामाजिक घटनाओं का बोध। मैं ग्रस्त नहीं हूं, मैं एक सन्यासी हूं, पर सामाजिक घटनाओं का बोध जितना मुझे है आपको नहीं है। आपके पास तो कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी मित्र एक अपनी समस्या बताता होगा, आप अपने आप में गुम है। लेकिन जो आगंतुक लोग हैं, दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है, उनका प्रयोजन दर्शन भी हो सकता है, लेकिन समस्याएं लेकर आते हैं। ऐसी ऐसी विकट समस्याएं लाते हैं जिससे इंसान सुनकर हैरान हो जाता है। इतने धोखे, इतने छल, इतनी कपट चल रही है। ये हर साइड से आदमी काफी डाउन आ गया। इसलिए नाम बहुत जरूरी है। बचियो एक उपाय, सार नाम को पाए के। सबसे पहले मैं 5 शत्रुओं पर आज आपसे थोड़ी बात करूंगा। जब भी इनकी ताकत बढ़ती है, धरती पर पाप बढ़ता है और ये मन के अधीन है।
सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, ये है 5 शत्रु आपके: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम कितना बढ़ गया। मैंने पिछले लोगों को भी देखा। एक माई बेचारी आई, रो रही थी, 3 बच्चे साथ में लाई थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। बंदा सरकारी नौकरी करता है। बोला गुरुजी उसने मुझे घर से निकाल दिया। आप कल्पना करो। फिर बोला गुरुजी एक बात सिद्ध हो गई, मुझे पहले ही शंका थी किसी एक और औरत से उसका संबंध हो गया था। उस औरत को उसके पति ने छोड़ दिया था। अब ये उसके चक्कर में अगर मैं कुछ बोलता था मुझे बड़ा मारता था। अब गुरुजी वो उसको लेकर घर में आया। मैं 3 बच्चे लेकर कहाँ जाऊं? कितनी बड़ी विडंबना है। क्या है ये? यानी इतना काम प्रबल है 3 बच्चों का, उसके अपने प्रति उसने कोई कर्तव्य नहीं माना। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। ये इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया है। आप देखें क्यों। अगर ब्रुश का भी कहीं एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो जो एड देते हैं इतनी अटपटी होती है। ड्रेस कोड पर बात नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है, ड्रेस कोड पर आप किसी को हुट नहीं करें। पर क्या है वहां? सिर्फ रोमांस दिखता है। जो टूथब्रश का प्रचार करने वाली हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रही है। सबसे पहले उसके वस्त्र इतने भड़कीले हैं, मैं हैरान हूं। आज ऐसे वस्त्र पहने जा रहे हैं घरों में भी, बच्चों को भी, जिसमें उसके अंग प्रत्यंग दिखे। अरे भाई जब ऐसा कपड़ा बच्चा पहन रहा है घर में तो भाई आपकी भी तो नजर जाएगी ना उस पर। आपने क्या सोच लिया? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं। किसी एक नेता ने एक बात कही, जब लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करोगे तो हरण हो जाएगा। उस पर बड़ा बवाल उठा। उसका क्या प्रयोजन था? उसका प्रयोजन था कि एक सीमा को आप क्रॉस नहीं करेंगे। यहां तक कि सीमेंट की एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी देखना, छैल छबीली आकर खड़ी हो जाती है ऐसे टाइट कपड़े पहन करके जिससे पूरे अंग प्रत्यंग दिखे। इससे भड़काऊ वातावरण हो गया पूरा चारों तरफ। और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी उलझ रहे हैं। देखा, काम बहुत बढ़ गया। जब कलयुग युवा होता है, पाप बढ़ता है बहुत। और छल कपट, बस मैं उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। छल, लोभ कितना बढ़ गया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक अमीर भाई गरीब को जमीन का हिस्सा नहीं देता है, उसको हताश कर देता है, वो परेशान हो जाता है, कोर्टों के चक्कर काट रहा है। एक टाइम था जब हम भाई को भुजा मानते थे, वो भाई के साथ में ऐसा व्यवहार हो जाता है। हमारे यहाँ हमने एक सेवा समिति बनाई है और एक न्याय समिति भी। तो वो लोग आकर अपनी समस्याएं बोलते हैं। हमने सोचा चलो हम किसी को थोड़ा सहयोग दिलाएं। हमारी उस न्याय समिति में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी है। फिर मैं उनसे परामर्श लेता हूँ, भाई इस आदमी को ये समस्या है, आप न्यायविद हैं, बताओ क्या मदद करें। कुछ कोर्टों के अच्छे हाई कोर्ट के वकील भी है उस न्याय समिति में। वो बेचारे फीस भी नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे कहते हैं गुरुजी ऐसा है कि बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, ये हताश हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज छल इतना बढ़ गया, कपट इतनी बढ़ गई, भाई भाई से छल कर रहा है, बाप बेटे से छल कर रहा है, स्त्री पति से छल कर रही है, पति स्त्री से छल कर रहा है,
बहन बेटी माँ से छल कर रही है, माँ बेटी से छल कर रही है। आपको एग्जाम्पल सीधा नहीं मिला कि विकार बढ़ने से कितने बड़ा शत्रु है और कितना पाप बढ़ गया। न्यूज़ चैनलों में ये स्कैंडल काफ़ी दिन चला था। दिल्ली में एक लड़की ने अपने अब मित्र तो नहीं कह सकता हूं मैं, पति भी नहीं कह सकता हूं, एक आदमी से उसका लगाव हो गया, पति भी था उस औरत का। उसके पति ने फिर स्टेटमेंट दी है पूरी। आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखो भैया, अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया उसने। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाएगा यार। और उस स्त्री को हमारे देश में प्राचीन काल में यारिणी बोलते थे। ये शब्द बड़ा खराब था। जब पुलिस ने इसकी जानकारी उसके पति से ली, पति ने हैरान करने वाली बातें बोली। क्या हो गया है मनुष्य के मस्तिष्क में? इतना विकट युग है, आप सावधान रहें, आने वाला समय और भी असाध्य होगा। मैंने 25 साल पहले ये बातें बोली थी। निसंदेह घूमने से इंसान को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। देश की सब राजधानियों में मेरे आश्रम में विचरण करता रहता हूं। इस तरह लोग बेचारे अपनी समस्याएं बोलते हैं, मैं सुनता रहता हूं। घूमने से बड़ा बोध होता है। तो इस तरह कितना पाप बढ़ता जा रहा है। एक भाई जिंदा है, वो बेचारा बंबई चला गया। एक भाई घर में था दबंग, वो जमीन थी किसी को बट्टी पर दे गया था और बंबई में जाकर वो रिक्शा चला रहा था। पाप कितना बढ़ गया। और डिले डिफीट टू जस्टिस, विलंब न्याय का गला घोट देती है। इसलिए एक जुडिशरी में एक वाक्य आता है, डिले डिफीट टू जस्टिस, विलंब ज्ञान न्याय का गला घोट देती है। उसके भाई ने लेखपाल आदि से मिलकर और घूस घास देकर सरपंच को मिलाकर उसका मृत्यु सर्टिफिकेट बनवा दिया। मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के बाद क्या हुआ, भाई को राइट आ गया कि भाई मर चुका है। उसने उसकी जमीन अपने नाम करवा दी पूरी। बटैया जो था, जिसको उसने जमीन बांट पर दी थी, उसने बोला भैया ये जमीन तुम्हारे भाई ने मुझसे छीन ली है, अब आपको बटनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब जमीन मेरे हाथ में नहीं। वो कह रहा है मेरी जमीन है। वो आया, तहकीकात की जब, तो क्या पाया, भाई ने मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर वो जमीन अपने नाम कर ली। आप ध्यान से सुनिएगा और सावधान रहना, सबसे सावधान रहना, अपने आप से भी सावधान रहना। बड़े धोखे हैं इस राह में। उस आदमी को 10 साल हो गए कोर्टों में चक्कर काटते काटते ये प्रमाणित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं। वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं कि मैं जिंदा हूं। इससे बड़ा व्यक्ति के अधिकार का हनन क्या हो सकता है। अंतोगत्वा वो मीडिया में पहुंचा, पूरे प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ दिखाए और वो तारीखों पर तारीखें पढ़ती जा रही है। वो बेचारा दुर्बल हो गया। एंड में वो कह रहा है भाई आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई जरिया नहीं है। ये एक भाई भाई के साथ कर रहा है। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको कहता हूं भाई सुनो, जमीनें खरीदने के टाइम पर सावधानी बरतो। मैं ये बातें क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं लोग मेरे पास ले आ रहे हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो निसंदेह जब भौतिक परेशानियों में उलझा रहेगा तो ध्यान भजन नहीं हो पाएगा उसका।
इसलिए मैं आप सबको प्रार्थना कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, आप इससे सावधान रहो। बहुत पाप बढ़ गया है, बहुत छल बढ़ गई है, बहुत कपट बढ़ गई है। तो लंबा टाइम हो गया, अंतोगतवा वो कह रहा है मैं आत्महत्या करूंगा और कोई जरिया नहीं है, बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए, बीबी कमज़ोर हो गई है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई जरिया नहीं है। एक भाई इस तरह भाई से किया। ऐसे मैं आपको अनंत किस्से बताना चाहता हूँ। कुछ ज़मीनें खरीदते हैं बड़ी नादानी से, सावधान रहो। आप किसी को पहले एग्रीमेंट करके पैसे मत दो, फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं। आपको फिर वो थोड़े पैसे देने के बाद कहेगा कुछ और दो, अभी टाइम लग रहा है, आपसे बहुत बड़ी रकम ले लेगा, जमीन आपकी नहीं है। आप पहले फर्द कटाओ, पक्की रजिस्ट्री कराओ और कब्जा लो। और इसलिए एक न्यायिक प्रणाली है, वो पहले नोटिस निकालते हैं 1 महीने तक के लिए। इस तरह लेन देन में सावधान। कभी कोई आपको कहेगा नौकरी दिलाऊंगा, कभी कुछ कहता है, आप उनसे सावधान रहो। ठगी को लोगों ने जीवन का हिस्सा बना लिया। इतना लोभ बढ़ गया, इतना लोभ बढ़ गया, इतना क्रोध बढ़ गया। एक आदमी ने 5 लोगों से 2.5 लाख रुपया लिया। क्या बोला कि मेरा चाचा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है। वाह, क्या बात है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डॉक्टर है, अभी पोस्टें निकल रही है, मैं आपको नौकरी दिला दूंगा। उन्होंने सोचा भाई चलो बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके दस्तावेज ले लिए पूरे, मार्कशीट ले ली पूरी, और जीवन प्रमाण पत्र वगैरह पूरा डॉक्यूमेंट ले लिया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, इस पर आप अमल करना। थोड़ा बहुत धोखे चल रहे हैं, इसमें आप सावधान रहें। नौकरी नहीं बोला, हाँ अभी रिजल्ट निकलने वाला है, फलाना है, ठिकाना है। उसने क्या किया देखो, उनको चेक भी दिया, कि पैसा रिटर्न कर दूंगा। चेक भी बाउंस हो गया, रिटर्न नहीं किया, चक्कर काटते काटते। अंतोगतवा वो मेरे पास आए लोग, मुझे कहा गुरुजी हम गरीब हैं, और वो नाम ही था। कुछ लोग ऐसे व्यापारी पंथ में आ जाते हैं, मैं उनसे भी सावधान कर रहा हूं आपको। कुछ व्यापारी आते हैं, कुछ ठग आते हैं, कुछ मुझे भी ठगने के लिए आते हैं। मैं सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मेरे पास रेवेन्यू से कंसर्न तहसीलदार, बड़े बड़े ऑफिसर भी मेरे संपर्क में हैं। मैं ऐसे ज़मीनें नहीं खरीद रहा हूँ, विवादित ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है। आपको हिदायत दे रहा हूँ कि आप सावधान रहना। मैंने फिर उनको तलब किया। मैंने कहा भाई देखो, आप इनके पैसे वापस दो। बोला गुरुजी 20 तारीख तक थोड़ा इंतजार करो, 20 तारीख तक ऑर्डर निकल जाएगा। 6 महीने उसने मुझे भी चक्कर में रखा। अंतोगतवा मैंने उनकी तरफ से पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई और थाना अध्यक्ष को प्रार्थना की कि ये बहुत गरीब लोग हैं, कहीं कहीं से पैसे करके इन्होंने उधार लेकर या कैसे इन 2 ठगों को दिया है। दोनों ठग नामी थे, पर उनका प्रयोजन यहां भक्ति का नहीं था। तो मैं हैरान हुआ। अच्छा था थाना अध्यक्ष, बोला गुरुजी, मैंने कहा इन पर FIR करो, इनको दंड दिलाओ ताकि ये दूसरे आदमी से ठगी नहीं कर सके। बोला गुरुजी प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाएगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इनसे पैसे दिलाऊं। अच्छा था थाना अध्यक्ष, उसकी राय मानी। उसमें से एक ठग को पुलिस ने दबोचा। मुश्किल से उसने 11.5 लाख में से 6 लाख एक ने दिए। दोनों पार्टनर थे, आप देखें।
इस प्रोसेस में 2 साल मुझे लग गए। दूसरा कहे जमीन बेचूंगा, फलाना करूंगा, काफी दिन लगे रहे। मैंने उसको कहा, उसको फिर पुलिस उठा भी ले गई, यंत्रणा भी दी। ऐसे बेईमान लोग हैं दुनिया के अंदर। सब तरफ आप सावधान रहो, सबसे सावधान रहो। मेरे कहने का यहाँ अभिप्राय यह है कि लोभ इतना बढ़ गया, छल इतनी बढ़ गई, कपट इतने बढ़ गया। अब साहब क्या कह रहे हैं, 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कह जाइए बाग। अंतोगत्वा फिर उसने, जब पुलिस ने दबिश दी, बोला एक मेरा प्लाट है, वो मैं बेचकर पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है, आप प्लाट बेच करके इनको पैसे दे दो। प्लाट उसने बेचा, पर जिस आदमी को बेचा उसको वो वहां पर काम नहीं करने दे रहा है। बोला इसमें रास्ता नहीं है। वाह बेईमानी और छल कपट। मैंने फिर अप्रोच किया उनको। कहने का मतलब है ऐसे ऐसे केस आते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपका माथा ठनक जाएगा। मैं बड़ा सस्ता आदमी हूं, राह चलते भी लोग मेरी गाड़ी रोककर मुझसे बात कर लेते हैं। तो वो अपनी बेचारी समस्या है, वो जानते हैं गुरुजी ने एक न्याय समिति बनाई है, हम फाइट नहीं कर सकते, हमारी थोड़ी। मैं भी परेशान हो गया, सही बता रहा हूँ। उन कंसर्न अधिकारियों और वकीलों को, बाकी जो बेचारे बिना सेवा के दौड़ दाड़ कर रहे हैं, वो बहुत हैरान हो गए। वो भी बोला गुरुजी आजकल ये प्रोसेस बहुत जटिल है। तो इतना लोभ बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया, और 10 दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहा जाइयो भाग। मैं आपसे आवेदन करना चाहूंगा, आपको मैं दरखास्त करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, आप बचो ऐसे लोगों से। मैं उपलब्ध रहता हूं। दूसरा, किससे बचो? आपको लोग कहेंगे जो मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं, क्यों शेयर कर रहा हूं, मुझे तो सत्संग करना है ना, ये सत्संग का हिस्सा है। जब इस तरह की सामूहिक समस्याएं मेरे सामने आती है तो मैं सोचा लाइव प्रोग्राम में सामूहिक सब संगत को ये बात बता दूं, ताकि आप सतर्क रहें। उनसे फिर पूरे पैसे लेते हैं। कुछ तो यूं है, आपको टूरिस्ट वीजा पर वहां भेज देंगे, उनके वहां एजेंट हैं। फिर आपको मैं चंद उदाहरण देना चाहता हूं, आप सावधान रहें। उसके बाद फिर क्या होता है, वो बेचारा वहां चला जाता है, सोचता है बाहर बड़े बड़े लड्डू है। मैं कह रहा हूं जो हमारे देश में सुविधाएं हैं, जितना अच्छा है कहीं भी नहीं है। यहाँ 5 रुपए में भी आप बसर करके गुजार सकते समय, फुटपाथ पर सोकर भी। विदेशों में बड़ा जटिलता है। अगर वो आपको भेजता है तो एजेंट है, पता है क्या है? आपको मैं उदाहरण देना चाह रहा हूं। करप्शन को यहाँ कोई मिटा नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है करप्शन मिटाए। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। ये बहुत गहरी जड़ों तक पहुंच चुका है। डैम में, कैनाल में पानी उतना आएगा जितना डैम से छोड़ते हैं। इसलिए बहुत छल, बहुत कपट, बहुत बेईमानी आदि चल रही है। आपको सतर्क रहना है, अपने को बचाना है। तो वहां यहां से एजेंट भेज देता है। और ये क्या होता है, सुनो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और मिलों में जो चौकीदार या गवर्नमेंट की जगहों पर भी टाइमिंग जो नौकरी मिलती है, एक चौकीदार की तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से 11,000 रुपये, फैक्ट्री की तरफ से। लेकिन एजेंट क्या करता है, जो वहाँ नौकरी दिलाने का ठेका लिया हुआ है, उसको 5,000 देता है, 6 ऊपर से चट कर देता है। ये सब चीज़ें हो रही है। मैं कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूँ, जो ग्राउंड पर देख रहा हूँ। मैं बताऊँ, मैं राजनेता भी नहीं हूँ, कोई सेठ भी नहीं हूँ। मैं विदेशों में जाता हूँ, वहाँ भी गांव-गांव घूमता हूँ, कई लोगों के घरों में वहाँ भी चला जाता हूँ। भाई कोई बड़ा आदमी गया, जापान गया, अमेरिका गया, क्या देखा? कुछ नहीं देखा ना उसने, तो उसे तो सब सुविधाएं उपलब्ध थी ना। मैं वहाँ भी घुसता हूँ घरों में,
तो एक लंबा एक्सपीरियंस मेरे साथ में है। अब वो वहां फंस जाता है। एजेंट ने क्या किया, वहां पर उसका पासपोर्ट अपने काबू में ले लिया ताकि कहीं नहीं जा सके। उसको जो काम दिलाया आधा अमाउंट वो ले रहा है, आधा उसको तनख्वाह मिल रही है। सब मिलाकर भारतीय वेतन से भी कम वेतन मिलता है। वो परेशान हो जाता है। फिर उसकी माँ मेरे पास आती है, कहती है गुरुजी हमने तो सब कुछ आप पर छोड़ रखा है। अरे आप पर छोड़ रखा है तो कम से कम अपना भी सूझबूझ तो थोड़ा देखो ना। जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए उनका भी तो पालन करो ना। और मैं सत्संग में भी ये बातें उठाता रहता हूँ कि भाई आप छल कपट से बचो। बड़ा जोर लगाने के बाद भी उसने नहीं दिया पासपोर्ट। फिर एक राजनायक था, विदेश मंत्रालय में मेरा शिष्य था। मैंने उसको कहा भाई, और यूरोप में था, मैंने कहा ये बच्चा फंसा हुआ है, थोड़ा आप उस एम्बेसी में संपर्क करके थोड़ी इसकी मदद करो। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को फिर वापस लाए। आप इस तरह ऐसे एजेंटों से बचने की कोशिश करो। आपको टूरिस्ट भेजा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। एक लड़का पंजाब का, 2 नंबर से आप बाहर मत जाना कहीं भी, और सब में धुन रखी है, लगी हुई है, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, फंस जाओगे। कहे कबीर कहबे करब ना करबे तो क्या करब। उसको एजेंट ने बोला तुर्की से ग्रीस के बीच में ग्लोब लाना, इस पर नेट पर। तुर्की से ग्रीस की दूरी 45 किलोमीटर है, समुद्र है। तो वहां से, वो भी यूरोप में ही है, वहां से सामान आता जाता। तुर्की में एंटर करना बहुत इजी हो जाता है लोगों को। अब वहां 2 लाख रुपए एजेंट लेकर के जहाज में उसको बिठाया, उस लड़के को। आपके सामने जो मैं तथ्य रख रहा हूं कपोल कल्पित नहीं है, आप सावधान रहें। बच्चों के कहने पर आप बहके नहीं, उनमें अनुभव नहीं है, वो अपनी जिद पर अड़ेंगे। तो अब वहां जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो इलीगल अगर अपना ग्रीस में एंट्री करता है या यूरोप में एंट्री करता है, उसको शूट करने का भी ऑर्डर है। अब उसको क्या किया, वहां जहाज में जो एजेंट वगैरह जिसने 2 लाख रुपए सिर्फ वहां पहुंचाने के लिए ले लिया था, देखा इस तरह लोग जा रहे हैं बाहर काम करने। अब अचानक बॉर्डर फोर्स की नाव आई, जहाज में सवार होकर छापा मारा। पता है उसको क्या कहा फिर उन्होंने, एजेंटों ने, पासपोर्ट फेंक दो समुद्र में। और फर्जी तौर पर कहना हम ग्रीस के हैं और हम इसमें लेबर का काम करते हैं जहाज में। और एजेंट कौन था, उसी जहाज में एक कर्मचारी था जो गलत तरीके से लोगों को तुर्की से पहुंचाता था ग्रीस में। किसी तरह वहां आया। अब उसके पास वीजा नहीं था, एक गुरुद्वारे में जाकर छिपे। वहां पर अगर काम देंगे, जिसके पास वर्क परमिट है उसको मान लीजिए 10 यूरो देते हैं घंटे के, थोड़ी देर। जिसके पास वर्क परमिट नहीं है 5 यूरो देते हैं, और उसे छिपना पड़ेगा। अगर पुलिस वहां तलाशती रहती है, शक्ल सूरत से भी जानते हैं, पकड़ लिया तो 2 साल कैद है। 2 साल बाद फिर वहां के विदेश मंत्रालय को वो खबर देते हैं तुम्हारे देश का एक आदमी है। फिर उसके घर में वो पैसे के लिए, टिकट के लिए बोलते हैं। तब बहुत लंबे प्रोसेस के बाद वो फिर देश में पहुंचता है। आप विचार करें ये कैसा विदेश में जा रहे हो। और बस युवा को लाड समझता नहीं है ये बातें। आप देखें, ये तुर्की देखिए, आप समुद्र देख रहे हैं, इससे थोड़ी सी जगह है। आप देखिए
यहाँ से तुर्की से थोड़ी सी जगह है, समुद्र में जब आते हैं और सीधा आकर वो ग्रीस में हिट होते हैं। वो इस तरह से वहां आया। अब वो वहां क्या कर रहा था, उसको जॉब नहीं देते हैं, क्योंकि वहां के लोगों को इंस्ट्रक्शन है जिनके पास परमिट, वर्क परमिट नहीं है, उनको काम नहीं देना। लेकिन लालच के कारण वहां के लोग भी क्या करते हैं, जो भारतीय लोग जाते हैं या एशियन लोग जाते हैं, वो कम पैसे में भी वहां काम करते हैं, तो वो उनको रख लेते हैं। जब कोई बात आती है वो कहते हैं हमारे पास ये था ही नहीं। इस तरह वो भटकता रहा। फिर कहाँ जाते हैं, वो दूर पहाड़ों में, गाँव में जाकर काम करते हैं और बहुत कम पैसा मिलता है वहाँ पर। इस प्रकार से वो वहाँ पर खजल होते। उसकी माँ मेरे पास आई, वो वहाँ बहुत परेशान हो गया। मुझे कहा गुरुजी, और माँ बड़ी सेवादार थी, बाप भी सेवादार था। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से उनको दूसरा सप्लीमेंट्री वीज़ा बना करके इधर लाए। मेरे कहने का वो बेचारा अधिकारी भी कह रहा था, गुरुजी हम ये काम नहीं करते हैं, लोग क्या सोचेंगे, पैसा लेकर काम कर रहे हैं और हमारी नौकरी पर आंच आ जाएगी। मैं कहा भैया आप तो पैसे नहीं ले रहे हैं, उसके हेल्प कर रहे हैं। बोला गुरुजी बात तो सही है, लेकिन ऐसे झंझट हमारे पास नहीं लाओ। आप सोचें, आप इन सब चीज़ों से सतर्क रहें, सावधान रहें। पाप बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ेगा। साहब ने अपनी वाणी में ऐसे ही नहीं कह दिया, भैया दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। तो आप उन शब्दों का थोड़ा अमल करें, बच्चों को भी आप समझाएं। मैं कनाडा की बात बता रहा हूँ। वहाँ पर इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। मैं जब इस बार गया तो 2.5 घंटे लगे। वो 5-10 मिनट में पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके जाने देते थे। खैर मेरे पास तो वीज़ा है वहाँ 10 साल का, तब भी मुझे 2.5 घंटे लगा। मैंने उनसे पूछा, भैया आप इतना समय आजकल क्यों लग रहा है? पता है उसने क्या बोला? मुझे कहते भी शर्म आ रही है। बोला भाई कुछ यहाँ इंडियन जो लोग आ रहे हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना कर आ रहे हैं, फर्जी डिग्रियां लेके आ रहे हैं। तो हम इन डिटेल उनको पूरा चेकिंग करते हैं। तो जब चेकिंग करते हैं तो पूरा मटेरियल नहीं सही नहीं होता है, इसलिए हम काफ़ी गहराई में जाते हैं, फिर यहीं से बैक टू कंट्री कर देते हैं, यानी हर तरफ। और दूसरा उसने एक प्रॉब्लम बोला जो भारतीय विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं उनका मंतव्य स्टडी नहीं है, उनका मंतव्य जॉब है। वो पढ़ने के साथ साथ जॉब करते हैं और जो पैसा मिलता है, बाकी लोग वहाँ $10 मान लीजिए है, $15 फी आवर है, इंडियन $5 पर भी काम कर लेते हैं। इसलिए वहाँ यहाँ के लोगों की अपनी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल पर असर पड़ रहा है। हर एक जगह का अपना अपना एक सिद्धांत है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, बच्चों के चक्कर में भी आप नहीं है। कुछ लोग तो बेचारे कर्जा लेकर एजेंटों को 5-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर। एजेंट कौन होता है? हमारी इतनी बड़ी संस्था है, मुझे ब्रिटेन का वीज़ा लेने में 3 साल लग गए थे। एजेंट की क्या औकात है? कुछ नहीं कर सकता है वो। ये पूरे फर्जी काम होते हैं। आइए मैं यहाँ आगे चलता हूँ। जीवन मुक्त अटल घर पावे। इस तरह जब वो अध्यात्म शक्ति आ जाती है, आदमी का अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो मन की पूरी प्रक्रियाएं इंसान समझ सकता है। वैसे नहीं, गुरु कृपा कर सो पथ पावे, जीवन मुक्त अटल घर पावे। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, वो जीवन मुक्त हो जाता है। दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। इसलिए नाम के टाइम पर गुरु एक कवच दे देता है। आपके हृदय में एक प्रश्न उठेगा, क्या आपके 2 नामी जो आप बोल रहे हैं वो फर्जी नौकरी दिला रहे हैं, तो क्या उनके अंदर नाम की ताकत ने काम नहीं किया? उनका मंतव्य नाम ही नहीं था, उनका मंतव्य तो कुछ और था। वो नाम लिए ही नहीं, मैंने नाम दिया ही नहीं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? मैं आपको एक चुटकुला बताता हूँ। एक था रेलू। पुराने ज़माने की बात है। पुराने ज़माने में सड़कें नहीं थी, रथ नहीं चलते थे, गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो लोग फेरियाँ घोड़े पर, गधों पर, बैलों पर सामान रखकर गांव-गांव में जाते थे। वो रेलू भी ऐसा करता था।
गधे पर सामान रखकर बेचता था। तो क्या हुआ, एक बार गधा मुंहजोर हो गया, जानवर है, भाग गया सामान के साथ। रेलू पकड़ते पकड़ते रात हो गई। उस जमाने में राहजनी बहुत होती थी, रात को कोई आदमी सफर नहीं करता था। और समाज में एक नियम बना था, कोई अतिथि के लिए आ जाए उसको वहाँ रहने देना है, अगर नहीं रहने देता है तो गांव उसका अपमान और तिरस्कार करता है। तो रेलू भी एक बूढ़े बूढ़ी का घर था, वहाँ पहुँच गया। बोला भाई मेरा घोड़ा गधा मुंहजोर हो गया था, मैं रात यहाँ गुजर रहना। बोला ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी बहुत गरीब थे। बूढ़ी ने बुढ़े को कहा रेलू से पूछो, गरीब थे। बोला ये सब्जी से रोटी खाएगा या दूध से? बोला दिन की बची हुई थोड़ी सब्जी थी, बूढ़े थे दोनों, और बूढ़ी गाय थी उनके पास। बोला अगर रेलू सब्जी से रोटी खाएगा तो हम दोनों दूध से खा लेंगे, बुढ़ापे में भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर रेलू दूध से रोटी खाएगा तो अपन दोनों सब्जी से थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेंगे। बूढ़ा रेलू के पास गया, बोला भाई रेलू एक बात बता, तू सब्जी से भोजन खाएगा या दूध के साथ खाएगा? रेलू भी कोई कम नहीं था, उसने कहा सब्जी के साथ खाकर ऊपर से दूध पीऊंगा। बूढ़े ने आकर बताया, बुढ़िया और बूढ़े ने राय मिलाई, ये तो भूखा मारेगा और बुढ़ापे में भूख बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने प्लान किया, झूठ मूठ झगड़ा शुरू करते हैं, जब हम झगड़ा शुरू करेंगे तो रेलू चला जाएगा। तो बंधुओं उन्होंने झूठ मूठ झगड़ा शुरू किया, डब्बे बर्तन फेंकना, यूं करना, गाली गलौज करना, ऐसे करना। रेलू ने देखा यहाँ तो ध्वंद हो गई है, सामान उठाया, गधे पर रखकर दूसरे घर जाने के लिए जाने लगा। जब रेलू निकल गया तो बुढ़िया ने कहा अपने बूढ़े को, मैंने आपको गालियां दिल से नहीं दी। बूढ़े ने भी कहा मैंने भी झगड़ा दिल से नहीं किया। इतने में रेलू भी वापस आ गया, बोला मैं भी दिल से नहीं गया हूं। अगर आपने श्रद्धा से नाम नहीं दिया तो मेरा नाम रिटर्न मेरे पास है फिर, ठीक है। इसलिए तो साहब ने एक बात कह दी, वहां विराम लगा दिया, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तब विश्व से अमृत होए। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पो शीश, पाछे दाता गुरु भया, नाम दिया बख्शीश। अब मैंने आपको आज इस विषय पर बात की कि चोरों से, बेईमानों से हम किस तरह बचें, उनके कौन कौन से तरीके हैं इंसान को छल कपट करके उलझाने के। आप सतर्क रहना। क्षमा चाहता हूँ, आज मैंने सांसारिक चीज़ों में आपका अधिक समय ले लिया, पर यह आवश्यक थी। जब मेरे पास आज भी ऐसी समस्याएं आई तो मैंने दिल में विचार किया लोगों को थोड़ा मैं सामूहिक रूप से आगाह कर लूँ। कल फिर हाजिर हो जाऊँगा साहब।